ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो आवाज अड्डा और हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंबेडकर किसके हैं। हर कोई अपने अपने दावे कर रहे हैं। दावे में हर कोई अपना पक्ष दे रहा है। कांग्रेस ने अपनी पक्ष गिनाई कि उन्होंने अंबेडकर के लिए क्या किया, भाजपा ने अपना पक्ष रखा कि उन्होंने अंबेडकर के लिए क्या किया। लेकिन जो सियासी उबाल चल पड़ा है अंबेडकर के नाम पे, गृह मंत्री के उस बयान पे, इसका फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, इसमें आपको क्या दिख रहा है? मैंने शुरू में ये सवाल लेके भाजपा के प्रवक्ता के पास भी गया था, उस वक्त आप जुड़े नहीं थे, लेकिन मैं ये सवाल फिर से आपके पास लाऊंगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बयान पे हमला बोला, भाजपा पे विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला, तो भाजपा बिल्कुल बचाव की मुद्रा में उतर आई है और कहती है कि बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। अगर ये बवाल ऐसे ही चलता रहा, विपक्षी पार्टियां ऐसे ही सड़कों पर आंदोलन करने पर उतारू हो गई, तो आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा इसका? मुझे तो इसके विपरीत दिखाई दे रहा है। अपने जीवन में जितनी राजनीति विपरीत दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को इन सब से इसलिए लाभ होगा कि इस समय दलितों का, आप देखिए ना, महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, केवल लोकसभा एक चुनाव में ना, भारतीय 2024 के चुनाव में वो भी आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। झूठे प्रचार के कारण कोई इस देश में ना संविधान खत्म कर सकता है ना आरक्षण अभी खत्म कर सकता है। और संविधान में बदलाव मनुष्य की बनाई हुई पुस्तक है, उसमें हमेशा संशोधन की है और बाबा साहब ने उसकी गुंजाइश बनाई हुई है। जिन लोगों ने अवधेश जी एक सेकंड रोक दो, आप ही के पास आऊंगा। आपने कहा फायदा होगा, हाँ नहीं, मैं एक सवाल आपको काउंटर करने के लिए, एक सवाल मेरे मन में एक सवाल उठा कि बाबा साहब अंबेडकर के जो एक कोर सुझाव थे आरक्षण, उस आरक्षण का बयान देके भाजपा बिहार हार गई थी। उस आरक्षण पे इस तरह का भाजपा के शब्दों में कहें तो भ्रम फैलाया गया कि 2024 का लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। फिर आप कह रहे हैं कि फायदा होगा? नहीं, 2024 एक अलग प्रकार का चुनाव था, उसकी पुनरावृत्ति न पहले हुई ना आगे होगी। 2015 का चुनाव केवल उसी का रहना है, ये भी कहना गलत है। वो अलग परिस्थिति थी, विश्लेषण करूंगा। और मोहन भागवत जी का भी जो देखेंगे, उसको मैंने पूरा इंटरव्यू पढ़ा है, तो उन्होंने कहा है कि सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी समय समय पर काल नहीं, वो उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा और गृह मंत्री ने क्या कहा, वो तो मामला ही नहीं है। मामला तो यह कि नैरेटिव क्या बन रहा है। तो यहाँ तो नैरेटिव बन रहा है कि आपने बड़ी बुरी बातें कह दीजिए अंबेडकर के बारे में, और आप कह रहे हैं कि इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। डॉक्टर कर्मवीर कुछ बोलना चाहती हैं, टीना कर्मवीर, उनके पास आता हूं मैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। हाँ, ठीक है, टीना एक मिनट रुक जाइए। टीना एक मिनट रुक जाइए, अपनी बातें पूरी कर लेना चाहते हैं। हाँ, अवधेश जी पूरा करिए। टीना, हाँ देखिए, इसलिए अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए। अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस का विद्वेष पहले दिनों से था, उसके कारण थे गांधी जी। और कांग्रेस एक भी ऐसा अवसर नहीं बता सकती है जिसमें वो साबित करे कि अंबेडकर जी के प्रति लेकर हमने ये काम किया है। एक भी अवसर है ही नहीं। उनके अलग सोच थी कि हमको जगजीवन राम को बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है। इसलिए दूसरी बातें कर रहा हूं जो अशोक जी दोनों लोग बोल रहे हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे, सुनिए, तो उन्होंने आरएसएस के एक प्रचारक, आऊंगा आपके पास टीना, आऊंगा टीना आपके पास आ रहा हूं। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? जी देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, अपनी बात करें, लेकिन उनकी बात हो चुकी है साहब, हमें भी बोलने दीजिए। हाँ, टीना मैं आप ही के पास आ रहा हूं। उन्होंने एक बड़ी बात कही, मैं उसी का जवाब ढूंढ रहा हूं। आपने दिया नहीं था पिछले सवाल के जवाब में। ये करे कि एक कोई बात बता दे जो कांग्रेस जो बोले कि हमने अंबेडकर जी के लिए ये किया। आप पिछली बार भी नहीं बताई थी, आप बता, एक क्या 2-4 तो होंगे आपके पास, बता दीजिए। नहीं, पहली बात तो ये है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन क्या ये बाबा साहब जो मसीहा है, जो राष्ट्र निर्माता, उनका अपमान कर लेंगे और देश से अपमान सह लेगा? माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी। ये तो सच्चाई है और इससे भाग नहीं सकते हैं और लगातार ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि जो कहते हैं अपने आप को चाय बेचने वाला, भाई आपको तो जो कहते हैं मैं ओबीसी समाज का, मैं ओबीसी माँ का बेटा, अरे वो तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये कांग्रेस की देन है। सबसे बड़ा काम तो ये है कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं वो जो प्रधानमंत्री है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार आज चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे जितने लोग हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जितने जो पोजीशन पे आज बैठे हैं, आज जो एक नर्क में लोग जी रहे थे, वो आज स्वर्ग की स्थिति देख रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी की देन है। लगातार आप देखिए, शिक्षा में पढ़ाने का काम, लिखाई पढ़ाई का काम किसने किया? आज आप देखिए, सरकारी स्कूल तो बंद कर दिए जा रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है। और जिस तरीके से मैं बार बार कहूंगी कि जो शिक्षा का बजट है वो कम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के समय देख लीजिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, और हम बार बार कहते हैं, हमारे खड़गे जी बहुत सही कहते हैं कि अमित शाह और जो मोदी साहब जो पढ़ के आए हैं स्कूल कॉलेज, वो कांग्रेस की देन है, उसी में पढ़ लिख कर ये यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इनको तो कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए। सुई नहीं बनती थी इस देश के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी की देन से आज हवाई जहाज में घूम रहे हैं, और ये जो विदेशों में यात्रा मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा, लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी, उस पर मैं भाजपा के प्रवक्ता का मैं छोटा सा रिएक्शन। और विजय शर्मा जी, डॉक्टर टीना करवीर कह रहे कि जिन स्कूलों में पढ़ के वो आए हैं वो तो कांग्रेस की देन है, धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद दीजिए। बीमार होकर मृत्यु देखिए, विजय शर्मा जी, अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे कि नेहरू जी को राज्यसभा या लोकसभा में लाना ही चाहिए था जिताकर। कांग्रेस ने काम नहीं किया, और ये फैक्ट है कि क्या समस्या थी दोनों के बीच में। नहीं सुनिए, मैं नेहरू जी का बहुत सम्मान करता हूँ, आपको गलतफहमी है। मैं नेहरू जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अंबेडकर जी को लेकर के जो उनके मन में विद्वेष था, ये सच है। नेहरू जी का मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन जहां तक अंबेडकर जी का सवाल है, अंबेडकर जी को नापसंद करते थे। वो चाहते थे 1952 में वहां कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं खड़ा करते, जब 1954 में वो चुनाव लड़ रहे थे उनको जीत कर आने देते। कैसे बात कर रहे हैं आप? और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? आप व्हाट्सएप से पढ़कर मत आइए। नहीं, वो गांधी जी के कहने पर नहीं, गांधी जी ने कहा उनको। सुनिए, यही तो समस्या है। अरे भाई, नेहरू जी उसमें अकेले नहीं थे। अरे भाई, नेहरू जी इसीलिए आपके पेट में नहीं, ठीक है, ऐसा करते हैं अवधेश जी और टीना जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। भाजपा के पास जाता हूं तो दोनों लोग बोलने लग जाता है, तो इसलिए भाजपा के पास जाने से पहले मैं एक बार सतीश प्रकाश जी के पास जाता हूं, फिर मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास आऊंगा। सतीश प्रकाश जी, इस बयान को देखा, हर कोई क्रेडिट ले रहा है, कांग्रेस भी बता रही कि जिस तरीके से दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़े के उत्थान के लिए जो काम कांग्रेस ने किया, और वो दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर के विरासत, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए किया गया। लेकिन कौन क्या नहीं किया, इस पे विवाद हो सकता है। लेकिन हम एक सवाल लेकर के गए थे अवधेश जी के पास, उन्होंने जवाब दिया कि इस पूरे विवाद से भाजपा को तो फायदा होने जा रहा है। मेरा सवाल यही कि अब आगे क्या, इसका नुकसान फायदा किसे होगा? सतीश जी। नहीं, देखिए, अवधेश जी ने जो बात की है कि बीजेपी फायदे में, और वो अवधेश जी ने वो फायदा नहीं गिनवाया, मैं आपको वो फायदा गिनवा देता हूं। देखिए, मेरी बात को आप इस जो सत्र से पहले इस देश में दलित मूवमेंट के नजरिए से अगर हम देखते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है, आरक्षण का वर्गीकरण। देश के प्रधानमंत्री जी ने तमाम बीजेपी के दलित सांसदों को बुला करके उनके सामने ये कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होने दूंगे, और कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस देश के दलितों का आरक्षण नहीं बंटने देंगे। और इस देश के दलितों में एक आस बढ़ी कि जो आगामी सत्र होगा, उस सत्र के दौरान कहीं ना कहीं सरकार ये जो आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ बिल लेकर के आएगी। और इस देश के तमाम दलित संगठनों ने, अशोक भारती जी भी इस बारे में बहुत सारी अच्छी तरीके से बताएंगे, तमाम देश के दलित संगठनों ने बाकायदा देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, तमाम जो बीजेपी के दलित सांसद हैं उनको चिट्ठी लिखी, और उनके ऊपर एक दबाव बनाया, उनको इस बात के लिए सहमत बनाया कि सरकार इस सत्र के दौरान आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ एक कहीं ना कहीं बिल लेकर के आए। कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस मामले को, इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ करके इस तरह की बयानबाजी की है। एक छोटी सी बात कहूंगा, बाबा साहब जी ने कांग्रेस के कैबिनेट से इस्तीफा दिया, लेकिन उसका नुकसान देखिए, उसका नुकसान इस देश की महिलाओं को इतना भारी हुआ। अगर बाई चांस हिंदू कोड बिल हो जाता तो भारत की महिला यूरोप से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव होती। देखिए, वो जो संपत्ति का अधिकार है, वो कम से कम देश की आजादी के आपने एक जो बात कही आपने सतीश जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर मैं जरा भाजपा का रिएक्शन ले लूं कि जो दलितों के आरक्षण को बांटने वाली जो बात थी, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर भाजपा ने इस मुद्दे को उछाला है। विजय शर्मा जी।
देखिए, सतीश जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपको भी पता है, सतीश जी को भी पता है, सबको पता है कि अभी जो सदन चल रहा है वो 20 तारीख तक का है। तो ये बातें बाबा साहब के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अरे भाई, आप आरक्षण की बात करते हो, मोदी साहब ने छाती ठोक के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि बाबा साहब भी नीचे आ जाए तो संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा इसलिए वो सकता। इतनी एक मिनट असली को बोलने टीना जी, आपको कोई बीमारी एक मिनट है को क्या बोलने बोलने की? दीजिए। अमित शाह, एक आपको एक सभ्यता एक तरीके से एक डिबेट एक करनी मिनट टीना है, जी आप बोलो, किस टीना बात नहीं के नहीं साथ आए हो? आपको बारी मिलती है, आपके बीच में कोई बोलता है क्या? आप बोलिए, आप ले एक लीजिए मिनट बात। आप बोलिए। विजय नहीं शर्मा विजय जी क्या? बोलिए, टीना जी नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। परमिशन दे दी। नहीं टीना जी नहीं बोलेंगी, आप बोलिए। टीना जी को मैं बोलता हूँ शांत रहने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। टीना जी आप थोड़े से शांत, यहाँ पास समय है, मैं आपके पास ठीक इनके बाद आता हूँ। एक देखिए मिनट। लक्ष्मण जी, मैंने 1.5 घंटे का भाषण एचएम साहब का, अमित शाह जी का सुना था। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने आईना दिखाया कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की करनी और कथनी में फर्क है, जो हमारे यहाँ सदियों से एक कहावत चली आ रही है, जैसे हम कहते हैं। फिर ये क्या बात है? अरे ये महिला कहाँ से बैठा लिया आपने? इनको इतनी तहजीब नहीं है कि बीच में नहीं बोलते हैं। लक्ष्मण जी, इनका माइक डाउन करवाइए। इस तरह से मैं बहस नहीं कर पाऊंगा। टीना जी आपके पास आऊंगा। आप क्यों शो का समय खराब कर रही हैं? आऊंगा मैं आपके पास। जब आप बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। विजय शर्मा जी बिल्कुल नहीं। विजय शर्मा जी 15 सेकंड और बोलिए, फिर आगे चलूंगा। विजय शर्मा जी 15 सेकंड और बोलिए आप। हाँ, 15 सेकंड तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ जी जी, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, सदियों से कहावत है हमारे यहाँ पे, कि मुंह में राम बगल में छुरी। और जैसे कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, राम राम जपना पराया माल अपना। तो कांग्रेस का ये मुंह में अंबेडकर जी का नाम है, और बाकी अंबेडकर जी के नेहरू से लेकर आज तक का मैंने सारा इतिहास आपको बता दिया, तथ्य के आधार पर बता दिया कि ये दलित विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है। जिस तरह से मुस्लिमों को आरक्षण देना चाह रहे हैं, उससे किसका आरक्षण कम होगा? आपने जम्मू कश्मीर में 370 लगा, ठीक है, आपका 15 सेकंड पूरा हो चुका है। अशोक भारती जी के पास जाऊंगा, उससे पहले टीना कर्मी जी अपनी बात। हाँ ठीक है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड और देता हूँ, 10 सेकंड और देता हूँ। टीना मैं आपके पास आ रहा हूँ। टीना आ रहा हूँ आपके पास। एसटी का आरक्षण छीना, वो किसका विरोधी है? किस तरह से आपने आपातकाल लगाया? वो बाबा साहब का वो नहीं है क्या? किस तरह से? ठीक है, आपकी बात रख ली गई है। विजय शर्मा जी, टीना कर्मीर आप बताइए, अपनी बात रखिए। आपके पास 1 मिनट है पूरा, बहुत बड़ा समय, बताइए आप। देखिए, ये मोदी जी ऐसे संविधान को चूमते हैं, और ये संविधान की ताकत है कि उनको संविधान को चूमना पड़ रहा है, और फिर वो संविधान के एक एक करके धीरे धीरे वो खत्म कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं बार बार कहूंगी कि सारी सरकारी संस्थाओं पे किसका कब्जा कर दिया? आरएसएस का कब्जा हो चुका है। और इस देश के अंदर लगातार जिस तरीके से अरे अध्यक्ष कौन है? एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किए गए? कौन बैठा हुआ था? अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष आज तक आपने विवेक देबरॉय से माफी हो गई? कैसे वो 15 अगस्त पे लेख लिख देते हैं? 15 अगस्त पे कैसे लेख लिख देते हैं? जीवित नहीं है वो, लेकिन आपकी सरकार परिषद की अध्यक्ष है। माफी मांगनी चाहिए थी देश के प्रधानमंत्री को। और आप डिबेट सिखा। अशोक भारती जी, 1 मिनट शांत हो जाए आप दोनों लोग शांत हो जाए। अशोक भारती जी, ऐसा है क्या कि सारी सरकारी संस्थाओं पे आरएसएस को लोगों को बैठाया जा रहा है और संविधान की मूल भावना की अवहेलना की जा रही है? अशोक भारती जी, देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, कम से कम मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। कि आप बात कर रहे थे कि एक लंबे समय से देश में लगातार सरकार का विस्तार हो रहा था, सरकारी सेवाओं का विस्तार हो रहा था, संस्थानों का विस्तार हो रहा था। लेकिन पिछले 10 साल में करीब करीब 10 लाख नौकरियां कम हो गई। ये सरकार के डीओपीटी के आंकड़े, आप चाहे तो उसको तस्दीक कर सकते। तो मैं समझता हूं दलितों के रोजगार के जो अवसर है वो सुकड़ रहे हैं। दूसरी बात ये तो सबके सुकड़ गए ना। अगर 10 लाख नौकरी कम हो गई तो सबके सुकड़ गए। नहीं, दलितों के ज्यादा सुकड़ते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए निजी क्षेत्र खुला हुआ है, लेकिन निजी क्षेत्र में दलितों की एंटी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की बड़ी हितैषी है, और विजय शर्मा जी वायदा करें कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कराएंगे, डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर तो नेशनलाइजेशन की बात करते थे। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करेंगे। विजय शर्मा जी, आप वादा करिएगा। हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड बचा हुआ है। देखिए, 2 सवाल अशोक भारती रखा है। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करेंगे। जी जी अशोक जी, मैं टीवी के ऊपर वादा करता हूं कि जितना हमने किया करेंगे। आप मुझे बताइए। अरे बात तो पूरी कर लेने दो। जी बोलिए। एक बात सुनिएगा। हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। हमारे पास समय
समय खत्म हो रहा है। उस अशोक देश भारती जी, में- आप दोनों लोगों को रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं शो को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। समय से ज़्यादा हम लोग शो को आगे ले जा चुके हैं, जो काफ़ी दिलचस्प और रचनात्मक चर्चा आप लोगों के साथ हो रही थी। फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।